गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 27 ऑफ जनवरी पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर द हिंदू पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं उसको एमसीक्यू के थ्रू कवर करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_लूथरा पे मुझसे पूछ सकते हैं। टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम पद्म अवार्ड्स के बारे में जानेंगे, पेरिस एग्रीमेंट को लेकर एक क्वेश्चन है, भीमबेटका नेशनल पार्क को लेकर भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक थ्योरी को लेकर हमारा जो आपका इकोनॉमिक सेक्शन है, काफी बेसिक इकोनॉमिक सेक्शन, वहां से एक क्वेश्चन बनाया गया है। फाइनेंस कमीशन के बारे में जानेंगे, पर्सनैलिटी रिलेटेड एक क्वेश्चन है, आर्टिकल 48 के बारे में देखेंगे, एक आपका मैप का क्वेश्चन होने वाला है, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर भी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एंड फाइनली पंथी डांस के बारे में हम जानेंगे जो आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर का एक एरिया है। चलिए, Gen 50 कोड को यूज कर सकते हैं इफ यू वांट टू सब्सक्राइब एनी ऑफ द सीरीज। एक बार नए मेंबर्स को वेलकम कर लेते हैं। तो काफी सारे मेंबर्स ने ज्वाइन किया है। सो अनुदीप, पारुल, कीर्ति, निशा, तरुणा, उषा, अमृता, चेतन, रॉबिन, मृणालिनी, मराहीक, राहुल, सायरा एंड माई प्रिपरेशन IQ इनका नाम था पूरा। इन्होंने रिसेंटली वेरियस सीरीज को ज्वाइन किया। तो मैं आपको यही कहूंगा कि अपनी सीरीज को डे बाय डे प्रैक्टिस करते चलिए और कोई भी दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द यूपीएससी कोटेशन। एक कोटेशन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसको यूपीएससी एग्जाम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहां पे लिखा है, इफ द प्लान डजंट वर्क चेंज द प्लान, नोट द गोल। अब ये पर्टिकुलर कोटेशन इसलिए डाली गई बिकॉज अभी 2 दिन पहले ही एक कॉल एक स्टूडेंट का मेरे पास दोबारा आया गाइडेंस के लिए, एंड उनका कहना यह था कि इस बार का एग्जाम वो नहीं क्रैक कर पाई, इवन तो एग्जाम उनका बहुत अच्छा हुआ था, एंड शी इवन सेड कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस एग्जाम को क्रैक कर सकती हूँ। ऑलरेडी वो ग्रुप बी सर्विस में है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्व कर रहे हैं, एंड शी थिंक्स कि ग्रुप ए के अंदर मैं आ सकती हूँ और सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक कर सकती हूँ। बट अब मुझे ये नहीं पता चला कि इस बार का मेरा एग्जाम क्यों रह गया। मेरे मार्क्स भी मुझे लग रहा था कि अच्छे आने चाहिए, एंड दैट्स हाउ उन्होंने कहा कि शायद मुझे प्रिपरेशन करनी ही नहीं चाहिए। नाउ देखिए, अगर आपका एक गोल है, IAS भी हो सकता है, IPS भी हो सकता है, या दूसरी कोई भी आपकी सर्विस हो सकती है, इफ दिस इज योर गोल और ये आपकी स्ट्रेटजी को यूज करते हुए आप इस गोल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने एक स्ट्रेटजी अपनाई जिसकी वजह से आप उस गोल तक नहीं पहुंच पाए, आप सिर्फ यहीं आके रुक गए, ठीक है। तो आप यहां पे शुरुआत आपकी यहां से होती है। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू, वेदर यू शुड चेंज योर गोल। नहीं, देखिए, आपकी स्ट्रेटजी गलत थी, इस वजह से आप अपने गोल तक पहुंचने से थोड़े से रास्ते से रह गए। तो यहां पर आपको गोल चेंज करने की जरूरत नहीं, यहां पे आपको स्ट्रेटजी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि एक गोल तक पहुंचने के लिए दुनिया भर की n नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज को यूज किया जा सकता है, जिसमें से काफी सारी सक्सेसफुल भी हो सकती है और काफी सारी अनसक्सेसफुल भी हो सकती है। लेकिन अगर आप जस्ट बिकॉज आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं थी अपने गोल तक पहुंचने के लिए, जो आपको आपके गोल तक नहीं पहुंचा पाई, उसकी वजह से अगर आप अपने गोल को ही चेंज कर देते हैं तो किस हद तक मुनासिब है। क्योंकि अगर मान लीजिए आप अपने गोल को चेंज भी कर देते हैं और फिर किसी और एग्जाम की तैयारी करते हैं, कुछ और गोल को अपनी लाइफ में बना लेते हैं, और हो सकता है वहां पर भी आपकी स्ट्रेटजी काम ना करे, तो क्या पूरी जिंदगी हम अपने गोल्स को चेंज करते रहेंगे और कॉम्प्रोमाइज करते रहेंगे? सो आंसर शुड बी नो, बिकॉज हमारा गोल चेंज नहीं होना चाहिए। अगर हमारी एक स्ट्रेटजी काम नहीं करी तो हमें उसको एनालाइज करके दूसरी स्ट्रेटजी पे ध्यान देना चाहिए, और दूसरी भी काम नहीं करते तो हमें तीसरी स्ट्रेटजी पे काम करना चाहिए, और ये देखना चाहिए कि किस स्ट्रेटजी के थ्रू हम अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। सो नेवर चेंज योर गोल इफ यू आर रियली कमिटेड। अगर सच में ही आप उस चीज को चाहते हैं और अपने गोल के लिए कमिटेड है, सो यू विल नेवर चेंज योर गोल, यू विल ऑलवेज चेंज योर स्ट्रेटजी अगर वो आपके लिए काम नहीं कर रही। सो फोकस ऑन दिस कोटेशन, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगी ये चीज को रियलाइज करने के लिए और सेल्फ एनालिसिस करने के लिए कि क्या आपको अपने गोल को चेंज करना चाहिए या फिर आपको अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करना चाहिए। चलिए, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे आपका स्कोरिंग क्या रहने वाला है। तो 6 से ज्यादा जो MCQs है वो आपको करेक्ट करने हैं टू बी इन द सेफ जोन। अगर लेस देन 6 आपका स्कोर आता है तो आप विद इन 1 आवर दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा, अदरवाइज 24 आवर्स में तो एक बार आपको रिवाइज करना ही करना है। रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट पद्मा अवार्ड्स को लेकर पूछा कि बताएं पद्मा अवार्ड्स को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। द पद्मा अवार्ड वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 1954 में इनको इंस्टीट्यूट किया गया था। ऑल नॉमिनेशन रिसीव्ड फ्रॉम पद्मा अवार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द पद्मा अवार्ड कमिटी विच इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय प्रेसिडेंट एवरी ईयर। तो जितने भी नॉमिनेशंस आते हैं कि किन किन को ये अवार्ड दिया जा सकता है, तो वो जो कमेटी है किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। हर साल इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। देन द टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स टू बी गिवन इन अ ईयर एक्सक्लूडिंग पोस्टमस अवार्ड एंड टू NRI फॉरनर OCIs शुड नॉट बी मोर देन 120। तो इसके अंदर जो अवार्ड्स की संख्या है वो 120 से अधिक नहीं होनी चाहिए। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, मैंने भी आपको कल जो हमारा 9 PM पे लाइव लेक्चर हुआ था वहां बताया था कि अभी रिसेंटली जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर्स हैं उन्होंने कहा था ऑन द ईव ऑफ रिपब्लिक डे उन्होंने वेरियस पद्मा अवार्ड्स जो थे उनको अनाउंस किया था, ठीक है। तो यहां पे हमारा जो रिपब्लिक डे होता है
उस दिन इन अवॉर्डीज को अनाउंस किया जाता है और यहां पे ये 1954 से किया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसे इंस्टीट्यूट किया गया था, तब से ये अवार्ड दिए जा रहे हैं। बीच में कुछ 2-4 साल को छोड़कर ये हर साल ही दिए गए हैं। इसमें जो मैक्सिमम नंबर दिया गया है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, 120 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। बट ऑल नॉमिनेशंस जो कि दिए जाते हैं कि यस ये इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज ऐसे हैं जिनको पद्म अवार्ड दिया जा सकता है उनके अच्छे काम के लिए, ये जो कमेटी है कॉन्स्टिट्यूट करी जाती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एवरी ईयर, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, प्राइम मिनिस्टर जो है इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ना कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या बात हो रही है यहां पर। पेरिस एग्रीमेंट काफी न्यूज में था और आप जानते हैं कि जो बाइडेन ने आते ही सबसे पहले इसी एग्रीमेंट के अंदर यूएस को शामिल किया है और इसके बारे में भी हमारा डिस्कशन हुआ था, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में जो यूएस था इससे पीछे हट गया था। यहां पर पेरिस एग्रीमेंट को लेकर 3 स्टेटमेंट है। पहली कहती है गोल क्या है इस पूरे पेरिस एग्रीमेंट का मकसद क्या है? टू कर्टेल द राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर दिस सेंचुरी बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो यहाँ पे जो टारगेट्स हैं वो दिए गए हैं। इट इज अ मल्टीलेटरल अग्रीमेंट विद द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसीसी के साथ ये एक मल्टीलेटरल अग्रीमेंट है। द नेशनली डिटर्मिन कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसको एनडीसी कहा जाता है, सो दिस नेशनली डिटर्मिन कॉन्ट्रीब्यूशन आर लीगली बाइंडिंग टू ऑल द मेंबर्स अंडर पेरिस एग्रीमेंट। तो इस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो भी देश शामिल हैं उनके ऊपर उनके जो एनडीसीज हैं दे आर लीगली बाइंडिंग। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो न्यूज में इसके ऊपर एक आर्टिकल जो था वो दिया गया था और यहां पे यूएस की भी बात करी गई थी कि यूएस ने दोबारा से ज्वाइन कर लिया है। बात करी जाए पेरिस एग्रीमेंट की तो यस, गोल यही है कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको राइज होने से बचाना है, कम करना है। और जो यहां पे टारगेट सेट किया गया दैट इज बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल। तो 2 डिग्री सेल्सियस जो है उसके बिलो ही रखना है, ये टारगेट यहां पर सेट किया गया। आपने सुना भी होगा 1.5 डिग्री टू 2 डिग्री का जो टारगेट है। देन इट इज अ मल्टीलेटरल अग्रीमेंट, तो यस मल्टीलेटरल अग्रीमेंट है जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ एसोसिएटेड है, उसके ही अंडर में आता है। और मल्टीलेटरल है क्योंकि काफी सारी कंट्रीज इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। बट यहां पे हर कंट्रीज ने अपने नेशनली डिटर्मिन कंट्रीब्यूशन जो है वो दिए हैं कि हम इतना टारगेट अपने लिए सेट करते हैं, उसे हम कंप्लीट भी करेंगे। लेकिन दीज एनडीसीज आर नॉट बाइंडिंग इन नेचर। ये जो है एनडीसीज दैट इज नेशनली डिटर्मिन कंट्रीब्यूशन, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग टू ऑल द मेंबर्स अंडर पेरिस एग्रीमेंट। चलिए, तो यहां पे तीसरी स्टेटमेंट जो है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर इंडिया, चाइना, यूएसए एंड ईयू के जो टारगेट्स हैं उनको दिया गया है। देखिए एनडीसीज जो है दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग, बट एट द सेम टाइम जस्ट बिकॉज एनडीसी लीगली बाइंडिंग नहीं है इसका मतलब ये नहीं कोई भी चीज लीगली बाइंडिंग नहीं है। जो आपके नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन है उसको ट्रैक करना और उसके लिए रास्ते खोजना कि उसको कैसे स्ट्रेंथन और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, दैट इज लीगली बाइंडिंग ऑन द कंट्रीज। मतलब कि आपको इनको ट्रैक करना है, बाय टेक्निकल एक्सपर्ट्स इसको ट्रैक करेंगे, रिव्यू करेंगे, असेस करेंगे कि क्या हम एनडीसीज की तरफ बढ़ भी रहे हैं या फिर हमने एक हवा में चलता हुआ एक टारगेट जो है वो सेट करके रख दिया है। सो दिस ट्रैकिंग, दिस असेसमेंट एंड दिस इंप्रूवमेंट इज लीगली बाइंडिंग, बट एनडीसी अचीव होता है या नहीं होता दैट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। भितरकनिका नेशनल पार्क को लेकर है, पूछा गया भितरकनिका नेशनल पार्क के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क है। इट ऑब्टेन्ड द स्टेटस ऑफ रामसर साइट इन 2002। 2002 में इसे रामसर साइट का स्टेटस मिला था। इट होस्ट मेनी मैनग्रोव स्पीसीज एंड इज द लार्जेस्ट मैनग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया। भारत के अंदर जो सबसे बड़ा मैनग्रोव इकोसिस्टम है वो इसके अंदर लोकेट करता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो कल जो रात को 9 बजे न्यूज करी थी वहां पे मैंने आपको ब्रीफली बताया था कि हमारे जो यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है वो विजिट उन्होंने किया था भितरकनिका नेशनल पार्क में और कहा कि यहाँ पे टूरिज्म के लिए काफी ज्यादा चीजें एक्सप्लोर करी जा सकती है और टूरिज्म का एक्सपोजर जो है वो यहाँ पे लोगों को दिया जा सकता है। भितरकनिका नेशनल पार्क की बात करें तो यस, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क। तो पहली स्टेटमेंट आपकी अपने आप में ही करेक्ट हो जाती है और वैसे भी ये स्टेटमेंट अलग से भी पूछी जा सकती है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क कौन सा है और नीचे 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। रामसर साइट है, 2002 में इसको ये स्टेटस दिया गया था, ये स्टेटमेंट भी हमारी यहां पर ठीक हो जाती है। हाउएवर जब हम मैंग्रोव की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे ध्यान में जो चीज आती है वो है सुंदरबंस, और सुंदरबंस के बाद सेकंड रैंक जो आता है वो है आपका भितरकनिका नेशनल पार्क का। ठीक है, सो इट होस्ट मेनी मैंग्रोव स्पीसीज, बिल्कुल करेक्ट है। एंड इज द लार्जेस्ट, नो इट इज नॉट द लार्जेस्ट, इट इज द सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम इन इंडिया आफ्टर व्हाट, आफ्टर सुंदरबन मैंग्रोव्स। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए एक बार मैप पे देख लीजिए इसे कहां पर लोकेट करता है। सो दिस इज द लोकेशन, मैप के ऊपर ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे आपसे बेसिकली एक पर्सनैलिटी को लेकर पूछी गई एक चीज आपसे यहाँ पे पूछा गया कि बताएं कि ये जो 3 स्टेटमेंट्स दिए हैं किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रही है। तो वन बाय वन देखते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं। पहली कहती है इकोनॉमिक्स इज कंसीडर्ड एज डिमांड साइड थियरी दैट फोकसेस ऑन चेंज इन द इकोनॉमी ओवर द शॉर्ट रन। तो उनकी जो इकोनॉमी है वो डिमांड साइड थ्योरी को कंसीडर करती है और फोकस किस पे रहता है कि जो ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कैसे कैसे चेंजेस इकोनॉमी के अंदर आते हैं। अकॉर्डिंग टू इस थियरी मिक्स्ड इकोनॉमी इज वन दैट हैज द मेरिट्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। इस व्यक्ति इस इकोनॉमिस्ट के हिसाब से जो मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों की मेरिट्स होती हैं। हिज इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन यूजिंग एक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी, तो एक्टिव गवर्नमेंट पॉलिसी को भी यूज किया जाए तो ये भी थियरी के अंदर बताया गया है टू मैनेज द एग्रीगेट डिमांड इन ऑर्डर टू एड्रेस और प्रिवेंट इकोनॉमिक रिसेशन, ताकि जो आपकी इकोनॉमिक रिसेशन जैसी इंसिडेंसेस हो सकते हैं उनको प्रिवेंट किया जा सके। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए, तो अभी यहां पे जो बात करी है जेएम केन्स के बारे में बात करी गई है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये आपका काफी आप कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिक सेक्शन के अंदर स्टैटिक पोर्शन है वहां से ये क्वेश्चन बनाया गया था, आपको एनसीईआरटी की बुक के अंदर भी मिल जाएगा। और करंट के जो इकोनॉमी के क्वेश्चन है वो तो हम देखते ही रहते हैं। तो यहाँ पे केन्स के बारे में बात करी गई है। मुझे याद है कि कुछ टाइम पहले इसी तरीके का क्वेश्चन आया था जिसमें आंसर मार्क्स था, वहां पे 1-2 स्टेटमेंट्स पूछ रखी थी। आई थिंक एक ही स्टेटमेंट थी, पूछा गया था कि ये जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है किसके द्वारा दिया गया। सो कार्ल मार्क्स वाज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे केन्स के ऊपर क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। देख लेते हैं एक बार, ये न्यूज में था अभी, दैट्स व्हाई क्वेश्चन जो है बनाया गया है। और वैसे आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है वहां पर भी इनके बारे में मेंशन किया गया है। केनेशियन इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसको कई बार डिप्रेस्ड या डिप्रेशन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। एंड डिप्रेशन इकोनॉमिक्स कहने के पीछे जो रीजन है वो भी यही है कि इनका जो इन्होंने अपनी बुक लिखी थी और अपनी जो थियरी को डेवलप किया था वो डिप्रेशन के टाइम पर ही किया था। दैट्स व्हाई केनेशियन थियरी को डिप्रेशन इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। और ये चीज एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कि किसकी इकोनॉमिक्स को डिप्रेशन इकोनॉमिक्स के तौर पर देखा जा सकता है या कहा जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से ध्यान रखिएगा, इनको लेकर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पर भी दिए गए, तो ये चीज भी आप पढ़ सकते हैं। हाउएवर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको क्वेश्चन में ही बता दिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है फाइनेंस कमीशन को लेकर है, पूछा गया फाइनेंस कमीशन को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। फाइनेंस कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 280 हो सकता है। द फाइनेंस कमीशन हैज अ चेयरमैन और इसके अंदर 4 मेंबर्स होते हैं जिसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। 15 फाइनेंस कमीशन जो है इसकी जो रिकमेंडेशन रहने वाली है वो 2020 से 25 के पीरियड के लिए रहने वाली है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो बजट को लेकर जो हमारी फाइनेंस कमीशन है इसके बारे में जिक्र किया गया था न्यूज़पेपर के अंदर। आप जानते हैं 15 फाइनेंस कमीशन जो है वो मिस्टर एनके सिंह के द्वारा हेड करी गई है, ठीक है। और जो कार्यकाल है यहाँ पे बेसिकली जो वर्किंग पीरियड रहेगा वो 2020 से 25 का ही रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन का जो कार्यकाल दिया है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसके अंदर एक चेयरमैन होते हैं जैसे कि मिस्टर एनके सिंह है और इनके साथ 4 और मेंबर्स होते हैं, ठीक है। वैसे 4 मेंबर्स के नाम और मैंने आपको जो फोटो थी वो मैंने आपको कल वाले लेक्चर में रात को दिखा दी थी। तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट हो जाती है। बात करी जाए क्या आर्टिकल 280 के अंदर आती है, तो यस इट कम्स अंडर आर्टिकल 280 बट इट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ठीक है। दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अब देखिए काम क्या होता है इसका। देखिए काम की बात करी जाए तो फाइनेंस कमीशन के मेजर काम यही है कि जो टैक्स रिसीट्स हुई हैं उसको यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट्स गवर्नमेंट्स के बीच में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना पोर्शन यूनियन के पास जाएगा, कितना स्टेट्स के पास जाएगा, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, ये सभी जो काम है वो फाइनेंस कमीशन को दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले क्वेश्चंस जो थे वो स्टूडेंट्स के द्वारा पूछे गए थे कि सर ये सीरीज किस तरीके से ज्वाइन करना है और इसमें क्या क्या आप प्रोवाइड कराने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो व्हाई ऑन एवरीडे बेसिस आई एम talking to you about this series. There's a very simple reason for this and that reason is when I was preparing, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आती थी वो शेड्यूल को बनाने में ही आती थी। आई थिंक आप भी उस तरीके की प्रॉब्लम को फेस करते होंगे कि हम क्या करते हैं, हम 1 वीक का शेड्यूल बनाते हैं, 1 मंथ का शेड्यूल बनाते हैं और कहीं ना कहीं फिर उससे कंप्लाई नहीं कर पाते और कंप्लाई नहीं करने की वजह से हमें बार बार अपना शेड्यूल जो है वो चेंज करना पड़ता है, उसमें तब्दीली लानी पड़ती है। तो इसी वजह से क्या होता है कि जो हमारे टारगेट्स हैं वो हम ओवरशूट नहीं कर पाते। अगर हम कुछ सिलेक्ट करते हैं कि इतनी चीज हम 1 हफ्ते में खत्म करेंगे, वो ज्यादातर हमसे हो नहीं पाता किसी न किसी रीजन की वजह से। एंड दैट्स हाउ शेड्यूल जो है वो बार बार हमें चेंज करना पड़ता है। और उसी वजह से जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तब भी मुझे लगता था कि इस तरीके की कुछ सीरीज होनी चाहिए, इस तरीके का कुछ होना चाहिए सो दैट वो मुझे मेरी प्रिपरेशन के दौरान काफी हेल्प कर सके। एंड दैट्स व्हाई जब लास्ट ईयर मुझे सबसे पहले टाइम मिला तो मैंने इसी सीरीज को बनाना मुनासिब समझा सो दैट आपको एक शेड्यूल्ड वे में तैयारी करने का मौका मिले, जो चीज हमें नहीं प्रोवाइड कराई गई थी, जो कि हमारे टाइम पर अवेलेबल नहीं थी और इस चीज को काफी मिस किया जाता था। तो एवरीडे बेसिस पे यहाँ पे आपको असाइनमेंट
असाइनमेंट्स मिलते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, आपके सारे ही सब्जेक्ट्स इसमें कवर हो रहे हैं, चाहे वो इंडियन आर्ट एंड कल्चर हो, इसमें इंडियन पॉलिटी हो, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हो, करंट अफेयर्स हो, और इसमें वीडियो लेक्चर्स जो आपके होते हैं उसके साथ साथ क्लास वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ एमसीक्यू के जो लेक्चर्स होते हैं वो भी आपको दिए जाते हैं, और एमसीक्यू लेक्चर्स के साथ साथ एनसीईआरटीज भी कवर करी जाती है, स्टैंडर्ड बुक्स कवर करी जाती है, देन क्विजेस जो है वो भी आपको डेली बेसिस पे दिए जाते हैं, राइटिंग असाइनमेंट्स जो होते हैं वो भी आपको डेली बेसिस पे दिए जाते हैं, सो दैट आपकी जो प्रीलिम्स मेंस की जो तैयारी है वो काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाए, एक होलसम तरीके से आपकी तैयारी हो पाए। सो दैट वाज द रीजन आई प्रिपेयर्ड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, बिकॉज मुझे सबसे बड़ी कमी इस तरीके की प्रोग्राम की फील हुई थी व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग। इस तरीके का कुछ प्रोग्राम नहीं था, काफी सारे इंस्टीट्यूट्स थे जो कि अपना मटेरियल प्रोवाइड कर देते थे, लेकिन उस इतने ज्यादा मटेरियल को कवर कैसे करना है वो हमें खुद देखना पड़ता था। हजारों पेजेस का जो मटेरियल होता था वो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा प्रोवाइड करा दिया जाता था, उस चीज की तो तब भी कमी नहीं थी, लेकिन अब उस पूरे मटेरियल को डाइजेस्ट कैसे किया जाए इसके बारे में कोई नहीं बताता था। दैट्स व्हाई ये जो सीरीज है आपके लिए बनाई गई है, यू कैन चेक दिस आउट। अगर 2021 के लिए एग्जाम दे रहे तो क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज, अगर 2022 के लिए तैयारी करें तो मिशन यूपीएससी 2022 को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और जेन 50 कोड को यूज कर सकते हैं टू गेट स्ट्रेट 50% डिस्काउंट। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बात करता है, देखते हैं एक बार क्या बात कर रहे हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, किस चीज के बारे में, एक पर्सनैलिटी को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन बनाया गया। इस पर्सनैलिटी का जिक्र रिसेंटली न्यूज़पेपर में किया गया था, दैट्स व्हाई इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया है। ही वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी। तो आईएनसी जो बनाई गई थी कब, 1885 के अंदर, उसके अंदर ये फाउंडिंग मेंबर थे। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट मराठी साहित्य सम्मेलन हेल्ड इन पुणे इन 1878। 1878 के अंदर जो आपका मराठी साहित्य सम्मेलन जो हेल्ड किया गया था उसके ये चेयरमैन भी थे। एंड ड्यूरिंग हिज लाइफ ही हेल्प टू एस्टैब्लिश, क्या क्या चीजें बनाने में हेल्प करी इनके द्वारा। एक तो इन्होंने बनाई थी वक्तृत्व तेजक सभा, पूना सार्वजनिक सभा, महाराष्ट्र ग्रंथ तेजक सभा एंड प्रार्थना सभा। सोचिए कि इस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो मैंने आपको कल बताया था कि फर्स्ट मराठी साहित्य सम्मेलन जो है उसे अभी ऑर्गेनाइज किया जा रहा था, वहां पे जो प्रेसिडेंटशिप थी वो चेंज करी गई है 94th एडिशन के लिए, लेकिन वहां पे जो पहली मराठी साहित्य सम्मेलन कराया गया था वहां पे महादेव गोविंद रानडे, जस्टिस महादेव गोविंद रानडे के नाम से उनको जाना जाता था, उनके द्वारा करी गई थी। और जो बाकी की सभाएं जो है वो भी उन्होंने बनाई है, इवन आईएनसी के अंदर भी उनका काफी कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो ध्यान रखिएगा, महादेव गोविंद रानडे, इनका जिक्र किया हुआ था न्यूज़पेपर के अंदर, तो इनके ऊपर एक प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन के आ सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 बात करता है, Which article of the Constitution is prohibiting the slaughtering of the cows and the calves and other milch and draught cattle? तो यहां पे आपको बताना है कि कौन सा यहां पे आर्टिकल इस चीज को रोकने में हेल्प करता है। बेसिकली ये आपका एक डीपीएसपी है, आपको बताना है ये कौन सा डीपीएसपी है। चलिए, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर एक आर्टिकल दिया गया था इस पर्टिकुलर डीपीएसपी के ऊपर, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन जो बनाया गया है, और वहां पर भी इस चीज के बारे में कहा गया था कि किस तरीके से इस आर्टिकल को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जब डिस्कशन हो रही थी इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया था। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो है आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 जो है डीपीएसपी का जरूर पढ़िएगा। इट डील्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। जो स्टेट्स हैं उनको यहाँ पे प्रयत्न करना चाहिए, दे शुड एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न एंड साइंटिफिक लाइन्स। तो यहाँ पे जो एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस है वो मॉडर्न लाइंस पे होनी चाहिए, वो साइंटिफिक लाइंस पे होनी चाहिए, ऐसा स्टेट को पूरा यत्न करना चाहिए। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, यहां पे आर्टिकल 48 को आप रीड भी कर सकते हैं। द स्टेट शैल एंडेवर टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, जो मैंने आपको बताया है, एंड प्रोहिबिटिंग द स्लॉटरिंग ऑफ काउज एंड काव्स। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। यहाँ पे मिलान करो, बेसिकली आपको पेयर्स को मैच करना है और बताना है कि कौन सा करेक्ट है। यहाँ पे आपको मैप रिलेटेड क्वेश्चन दिया है। रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में है, हो सकता है। एटलस माउंटेन्स नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर है। यूरल माउंटेन्स यूरोप के अंदर है। एंडीज आपके साउथ अमेरिका के अंदर है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, एक बार देख लेते हैं मैप के ऊपर से एटलस माउंटेन्स, यूरल माउंटेन्स को देखते हैं। तो यहाँ पे एटलस आपको दिख रहे हैं, नॉर्दर्न अफ्रीका के अंदर है। देन यूरल जो है ये बेसिकली एशिया और यूरोप के बीच की एक बाउंड्री को क्रिएट करते हैं। बेसिकली इसे रशिया के अंदर कहा जाता है कि दे फॉल इन रशिया। सो यहाँ पे एशिया रशिया के अंदर आते हैं, ना कि यूरोप के अंदर। यूरल के बारे में मैंने आपको बता दिया। देन एटलस भी आपको बता दिया। एटलस कहां पर है? नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, करेक्ट है। यूरल कहां है? रशिया के अंदर। ये थर्ड आपका इनकरेक्ट हो जाता है। रॉकीज और एंडीज के बीच में मुझे काफी कंफ्यूजन रहता था कि नॉर्थ अमेरिका में कौन सा है, साउथ अमेरिका में कौन सा है। तो इसको याद रखने का तरीका मैंने ये बताया कि मान लीजिए द रॉक के बारे में तो आपने सुना ही होगा, द रॉक इज स्टैंडिंग। तो रॉक कहां पे? रॉक तो ऊपर है, ठीक है। और एंडीज इज लाइक अंडीज। तो अंडीज कहां होती है? अंडीज कहां पहनते हैं? नीचे पहनते हैं। तो यहाँ पे अंडीज जो है, दैट इज एंडीज जो है, वो नीचे साउथ अमेरिका में आ जाता है। और रॉक कहां है? रॉक ऊपर है, तो वो आपका नॉर्थ अमेरिका में आ जाता है। कुछ इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, कुछ फनी ट्रिक बना सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बिकॉज मुझे कभी लगता था कि रॉकीज नीचे है, एंडीज ऊपर है। इस तरीके से कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने कुछ इस तरीके से
जो एक मेमोरी ट्रिक है आप कह सकते हैं, इसे बनाया सो दैट ये मुझे कभी भी फिर एग्जाम के अंदर मैं भूलू ना। चलिए, तो अंडीज नीचे डालते हैं तो आपका अंडीज नीचे आ जाता है, रॉक जो है वो ऊपर है तो रॉक नॉर्थ अमेरिका में आ जाता है। चलिए, रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका करेक्ट है, एंडीज माउंटेन्स साउथ अमेरिका ये भी करेक्ट है। तो यहां पे आंसर क्या होगा 1 2 4, बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे बात करते हैं, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर पूछा गया कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली कहती है कि मोलेम टाउन गोवा के अंदर लोकेट करता है। इट वॉज फॉर्म टू प्रोटेक्ट द वास्ट बायोडाइवर्सिटी ऑफ द वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की जो बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसे बनाया गया था। द सेंचुरी इज हेविली फॉरेस्टेड एंड कंटेन्स ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड मॉइस्ट डेसिजुअस फॉरेस्ट। तो यहाँ पे किस तरीके की टोपोग्राफी है, कैसे यहाँ पे वेजिटेशन मिलता है, उसके बारे में बता रखा है। सोचिए इसके बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये न्यूज में क्यों थी और कौन सा आंसर इसका करेक्ट है। चलिए, तो आपकी भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये बिल्कुल सही दे रखा है कि मोलेम टाउन गोवा के अंदर लोकेट करती है, ये बात तो ठीक हो जाती है, लेकिन अभी न्यूज में इस वजह से थी बिकॉज कुछ ऐसे मेंबर्स हैं ऑफ वाइल्ड लाइफ बोर्ड, उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया है क्योंकि यहाँ पे काफी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है वो लेके आए जा रहे हैं। उनका ये कहना है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो है ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर नहीं लाने चाहिए, अदरवाइज बायोडाइवर्सिटी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। इवन जो मीटिंग कराई गई थी इन प्रोजेक्ट्स को लेकर, उसके अंदर जो मिनट्स भी रिकॉर्ड करे गए उसके ऊपर भी जो ऑब्जेक्शन है वो रेज करे गए कि जो मिनट्स ऑफ द मीटिंग है वो भी गलत तरीके से रिकॉर्ड करे गए। खैर कंट्रोवर्सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट दिस पर्टिकुलर सेंचुरी वाज इन न्यूज, तो क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है। तो लोकेशन मैंने आपको बता दी, वेस्टर्न घाट के अंदर है और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई है। और जो यहाँ पे बता रखा है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिजुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ये भी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। आंसर आपका हो जाएगा डी। एक बार लोकेशन देख लीजिए, सो दिस इज गोवा, एंटायर गोवा आपको दिखाई दे रहा है, एंड दिस इज भगवान महावीर सेंचुरी एंड मोलेम नेशनल पार्क। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंडियन आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, रिसेंटली न्यूज में दिया गया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पंथी डांस फॉर्म, पंथी डांस फॉर्म के बारे में पूछा कि बताएं करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स ऑफ द महाराष्ट्र स्टेट ऑफ इंडिया, तो महाराष्ट्र से आती है, इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म है, हो सकता है। दिस इंडियन फोक डांस इज बेसिकली अ प्रोमिनेंट रिचुअल ऑफ द सतनामी कम्युनिटी। तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर फोक डांस है किस कम्युनिटी से आता है, सतनामी कम्युनिटी से आता है। इट इज मेनली परफॉर्म बाय द मेल डांसर्स, मेल डांसर्स के द्वारा ज्यादा इसे परफॉर्म किया जाता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, अब आप कोई भी इंडियन आर्ट एंड कल्चर की बुक पढ़ेंगे, वहां पे हजारों तरीके के डांस होंगे, हजारों तरीके की जो टेम्पल टाइप्स हैं उनके बारे में बता रखा होगा, काफी सारी ट्राइब्स के बारे में बता रखा होगा। बट मैंने आपको बताया कि चीजें जो आपकी न्यूज में होती हैं ज्यादातर वही पूछी जाती है। अभी पंथी डांस फॉर्म क्यों न्यूज में था मैं आपको बताता हूं। रिसेंटली आप जानते हैं कि कल ही 26 जनवरी को जो पद्मश्री है उनको यहां पे दिया गया, वेरियस जो आपके अवार्ड्स हैं उनको दिया गया। तो यहां पे है मिस्टर राधे श्याम बार्ले, 54 साल की इनकी उम्र है, इनको पद्मश्री दिया गया है। ठीक है, पद्मश्री इंडिया का चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर, पहले नंबर पे क्या है, पहले नंबर पे आपका है भारत रत्न, सेकेंड नंबर पे आपका पद्म विभूषण, फिर आपका आता है पद्म भूषण, और फिर आपका आता है व्हाट, पद्मश्री। ठीक है, तो इनको फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है उससे नवाजा गया अभी रिसेंटली। और किस काम के लिए दिया गया, बिकॉज ये जो है छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और एसोसिएटेड है किससे, पंथी फोक डांस से, और शुरुआत से ही अपने चाइल्डहुड दिनों से ही इस डांस के साथ एसोसिएटेड है और इन्होंने बहुत सारे लोगों को ये जो डांस फॉर्म है उसको सिखाया भी है। सो ही इज मोर लाइक अ टीचर जिन्होंने पूरी कंट्री इवन अब्रॉड के अंदर भी इस पर्टिकुलर पंथी डांस फॉर्म को सिखाया है लोगों को, और उसी वजह से इनको ये पद्मश्री का जो अवार्ड है वो भी दिया गया। ठीक है, अब देखिए अगर पीसीएस का एग्जाम है या कोई दूसरा एग्जाम है तो वहां पे क्या पूछा जाएगा, वहां पे इस व्यक्ति का नाम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है कि किसको ये अवार्ड दिया गया। लेकिन अगर यूपीएससी क्वेश्चन बनाएगा तो वो किस पे बनाएगा, वो पंथी डांस फॉर्म पे बनाएगा। और फिर हम सोचेंगे कि ये तो किसी बुक में दिया ही नहीं हुआ था, या फिर अगर हजारों डांस फॉर्म्स के अंदर एक ही डांस फॉर्म दिया हुआ है तो हमें याद ही नहीं आएगा कि ये किस चीज से, किस स्टेट से एसोसिएटेड है। तो तभी मैं कहता हूं कि जो करंट अफेयर्स है सबसे ज्यादा नजर आपको उसी पे रखनी है कि किस तरीके से जो करंट अफेयर्स है उसके साथ एसोसिएट करके स्टैटिक से क्वेश्चन यूपीएससी आपके सामने लेके आ सकता है। सो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म ऑफ महाराष्ट्र स्टेट। तो ये जो मैंने आपको अभी बता दिया महाराष्ट्र से नहीं है, कहां से, ये है छत्तीसगढ़ स्टेट से जहां से ये व्यक्ति आते हैं। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। इंडियन फोक डांस है बिल्कुल ठीक है, सतनामी कम्युनिटी से आता है ये भी ठीक है, और मेनली ये मेल डांसर्स के द्वारा परफॉर्म किया जाता है, ये बात भी ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। ये जो रैंकिंग है ये भी ध्यान रखिएगा और व्यक्ति का नाम भी याद रखिएगा जिनको मिला है, और साथ में ये जो डांस फॉर्म है कहां से आता है इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए।
चलिए 10 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट होते हैं और अभी मैं आपको 2 मिनट में रिवाइज कराऊंगा। और एक और आज आपके लिए सरप्राइज है, बिकॉज हम प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चन तो आपसे पूछते हैं, बट अभी एक ओपन एंडेड इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है ना, वो भी मैंने ऐड करना शुरू किया। सो एवरीडे बेसिस पे एक क्वेश्चन मैं आपसे प्रीलिम्स का पूछूंगा जिसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, एक मैं आपसे मेंस का पूछूंगा क्वेश्चन का आंसर, जो आप कहां पे आंसर करेंगे, आप टेलीग्राम के ग्रुप जो आपको मैंने दिया हुआ है वहां पर आंसर करेंगे और एक दूसरे के आंसर्स को इवैल्यूएट करेंगे। इंटरव्यू का क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और उसका आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर करेंगे। चलिए तो आज से देखते हैं कि कितने लोग अपना पर्सपेक्टिव जो है, मैं इसमें आपको गाइडेंस जरूर दूंगा कि किस तरीके से आंसर आपको देना चाहिए, सो दैट यहां पर आप इजीली इस चीज को आंसर कर पाए। और जब तक आपका इंटरव्यू आता है तब तक एक जो आपका मेंटल मेकअप है, जो आपकी थॉट प्रोसेस है, वो डेवलप हो सके। चलिए अभी पहले रिवाइज कर लेते हैं, 2 मिनट के अंदर एक एक्टिव रिवीजन करते हैं। चलिए शुरुआत हमारी हुई थी पद्म अवार्ड्स को लेकर। जल्दी से मुझे बताएं कि इसे कब से इंस्टीट्यूट किया गया था। मैंने आपको बताया था 120 से ज्यादा नहीं हो सकते। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कमेटी को बताते हैं, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और फिर ये जो अवार्ड्स हैं 26 जनवरी को दिए जाते हैं। तो 1954 से इसे इंस्टीट्यूट किया गया था, ध्यान रखिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में मैं आपसे पूछने वाला हूं कि आप मुझे बताएं पेरिस एग्रीमेंट को लेकर जो पर्टिकुलर कंट्री अभी रिसेंटली जिसने ज्वाइन किया, पहले इस कंट्री ने छोड़ दिया था बट दोबारा से अभी ज्वाइन कर लिया, उस कंट्री का नाम क्या है। ठीक है, इसमें नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होते हैं जो कि लीगली बाइंडिंग नहीं होते हैं, लेकिन उनको ट्रैक करना और ये देखना कि किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, वो चीज लीगली बाइंडिंग होती है, ध्यान रखिएगा। सो करेक्ट आंसर इज यूएस, जिसने अभी छोड़ दिया था और दोबारा से अभी ज्वाइन किया है। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था भितरकनिका नेशनल पार्क। जल्दी से मुझे स्टेट का नाम बता दें जहां पर ये लोकेट करता है। रामसर साइट के तौर पे 2002 में इसको स्टेटस दिया गया था। वर्ल्ड का सबसे बड़ा व्हाइट क्रोकोडाइल पार्क जो है वो यही है। ठीक है, साथ में मैनग्रोव की बात करी जाए तो अगर हम सुंदरबंस को छोड़ दें, उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो भितरकनिका नेशनल पार्क का ही आता है। लोकेशन कहां पर है, उड़ीसा के अंदर लोकेट करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वहां पे मैं आपसे पूछूंगा पर्टिकुलर इंडिविजुअल के बारे में। जल्दी से मुझे बताएं कि कौन से इंडिविजुअल थे जिसने डिमांड साइड थ्योरी के बारे में बात करी, मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में बताया कि जो कैपिटलिज्म सोशलिज्म के फायदे हैं वो इस थ्योरी के अंदर आ जाते हैं, और कहा कि यहाँ पे गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी जरूरी होती है जब रिसेशन का टाइम होता है। जल्दी से उस व्यक्ति का नाम मुझे बता दें, काफी ईजी है, आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी ये चीजें मेंशन करी गई हैं। सो केनीशियन थ्योरी, जिनको डिप्रेशन इकोनॉमिक्स के लिए भी जाना जाता है, ध्यान रखिएगा इनका नाम। चलते हैं फाइनेंस कमीशन के बारे में। मुझे फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन है उनका नाम बता दें। 2020 से 2025 तक का टाइम दिया गया। आर्टिकल 280 कहता है कि फाइनेंस कमीशन को बनाना है और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि बताती है कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्स रिसीट्स हैं उन पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, और मिस्टर एनके सिंह जो है उनका नाम याद रखिएगा, इज द चेयरमैन, और उनके साथ 4 और मेंबर्स भी होते हैं। फिर हमने आपको बताया था जेन 50 कोड को यूज कर लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपसे पूछने वाला हूं कि जल्दी से मुझे बताएं कि किस पर्सनैलिटी के बारे में बात हो रही है। तो वैसे मैं आपको एमजी रानाडे का नाम तो बता ही चुका हूं, बट मुझे कोई भी एक सभा का नाम बता दें जो इनके द्वारा बनाई गई हो। यस, उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को बनाने में भी अपना योगदान दिया था, और यहाँ पे मराठी साहित्य सम्मेलन जो पुणे के अंदर 1878 में हुआ था उसके चेयरमैन भी रहे थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करी जाए। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर मैं आपसे पूछूंगा, जल्दी से मुझे डीपीएसपी का नाम बताएं जो कि स्लॉटरिंग ऑफ काउ को स्लॉटरिंग करने से प्रोहिबिट करता है, मना करता है। इस डीपीएसपी का जिक्र किया गया था कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हुए जो ड्राफ्ट जब इसका बना रहे थे उसके अंदर डिस्कशन हुआ था और इस पर्टिकुलर आर्टिकल को ऐड किया गया था। सो दिस इज आर्टिकल 48। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था, जल्दी से मुझे बताएं रॉकी कहां है और एंडीज कहां है। और यहां पे ट्रिक जरूर याद रखिएगा अगर आपको भी याद करने में परेशानी होती है, अदरवाइज अगर आप याद कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट मैंने आपको दिखाया था मैप के ऊपर, दोबारा से दिखा देता हूं। सो रॉकी ऊपर है और अंडीज या एंडीज नीचे है, और यूरल जो है वो आपकी यूरोप और एशिया को सेपरेट करने वाली बाउंड्री है। रशिया के अंदर इसे माना जाता है दैट दे फॉल। एटलस आपके अफ्रीका के अंदर है, मोर स्पेसिफिकली नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर। फिर हमारा डिस्कशन हुआ था महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जल्दी से मुझे स्टेट का नाम बता दें जहां पे ये लोकेट करती है, और वेस्टर्न घाट के अंदर है, ये भी मैंने आपको बताया था। और किस तरीके की यहाँ पे वेजिटेशन है और किस तरीके के फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो भी मैंने आपको बताया था। गोवा के अंदर लोकेट करता है। और चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि काफी इंपॉर्टेंट था हमारा, पंथी डांस फॉर्म कौन से स्टेट से आता है, ये जल्दी से मुझे बता दें। सतनामी कम्युनिटी के अंदर काफी प्रोमिनेंट है, मेल डांसर्स परफॉर्म करते हैं। और अभी राधे श्याम बार्ले 54 साल के हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है, जो कि चौथा सबसे बड़ा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न, पद्म विभूषण एंड पद्म भूषण, जिनको यहाँ पे दिया गया है। इसी डांस फॉर्म से एसोसिएटेड है वो, और काफी लोगों को उन्होंने ये डांस फॉर्म सिखाई भी है। चलिए अब चलते हैं 1 बाय 1 प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चन देखते हैं जो आपको आंसर करने। मलखंबा कहां से आता है? ठीक है, मलखंब भी कहते हैं, मलखंबा भी कहते हैं, वैसे खंबे का तो इस्तेमाल इसमें होता ही है। तो मलखंब कहां से आता है, कौन से स्टेट से आता है, ये मुझे बताइएगा। वैसे एक पर्टिकुलर रीजन से आता है, मल्टीपल स्टेट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। आप मुझे ये चीज बताइएगा किस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर इसे ज्यादा परफॉर्म किया जाता है। और मेंस का क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। चलिए
मेंस के क्वेश्चन में मैंने आपको एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए दिया है, जल्दी से मुझे बताइएगा व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एमजी रानाडे इन सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत के अंदर जो सामाजिक सुधार किए गए थे उसके अंदर एमजी रानाडे का क्या रोल रहा है। वैसे मैं आपको स्पेक्ट्रम में पढ़ा चुका हूं कि राजा राममोहन रॉय हों या फिर ईश्वरचंद विद्यासागर हों, इनका क्या रोल रहा था समाज के अंदर सुधार लाने में, लेकिन आपको यहां पे बताना है एमजी रानाडे का रोल किस किस जगह पे रहा था। तो इससे आपको एक बार उनकी पर्सनैलिटी के पढ़ने का भी मौका मिलेगा और कुछ पॉइंट्स उनकी पर्सनैलिटी को लेकर भी आपके सामने आएंगे। चलिए अब चलते हैं इंटरव्यू क्वेश्चन के ऊपर। सो लेट्स से इंटरव्यू बोर्ड मेंबर्स आपके सामने बैठे और आपके सामने क्वेश्चन करते हैं कि रिपब्लिक डे वाले दिन हमने काफी रैम्पेजिंग जो थी वो देखी, फार्मर्स प्रोटेस्ट जो था वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया था, अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे चला गया था। सो आपको क्या लगता है एज अ सिविल सर्वेंट आप अगर वहां पर होते तो आप क्या करते, या आपको क्या लगता है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है इसके ऊपर, आपका क्या ओपिनियन है इसके ऊपर, वो आपको बताना है कि जो रैम्पेजिंग करी गई, जो ये उपद्रवियों के द्वारा ये काम किया गया, काफी सारी बसेस को यहां पे तोड़ दिया गया और पुलिस के ऊपर भी अटैक किया गया, तो अगर आप आईपीएस ऑफिसर होते तो आप क्या करते वहां पर। ठीक है, ये चीज आपसे पूछी जा सकती है इंटरव्यू के अंदर, आप इस चीज का आंसर कर सकते हैं, या फिर सीधा आपसे पूछा जा सकता है कि आपके क्या थॉट प्रोसेस है इस चीज के ऊपर। तो ये मैं जानना चाहता हूं आपसे, एक हिंट मैं आपको दूंगा, व्हेन यू आंसर सच क्वेश्चंस इंटरव्यू बोर्ड के अंदर आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए दैट यू ऑलरेडी आर अ सिविल सर्वेंट। ऑलरेडी अपने आप को एक सिविल सर्वेंट एज्यूम करके आंसर करिएगा कि यस मुझे लगता है कि मेरे ये ओपिनियन है इस चीज को लेकर। ठीक है, सो ऑलवेज थिंक दैट यू आर वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट फॉर द कंट्री, यू आर वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट, ध्यान से सुनिए, यू आर वर्किंग अंडर द गवर्नमेंट एंड यू आर वर्किंग फॉर द कंट्री। ठीक है, तो यहां पर आपको आंसर करना है कि आप गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, यू आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और एट द सेम टाइम आप अपनी कंट्री के लिए काम करें। तो अगर इस तरीके का उपद्रव होता है, इस तरीके का वायलेंस होता है, तो आप इस चीज पे अपने क्या विचार देंगे। एट द सेम टाइम एज एन आईपीएस ऑफिसर अगर आप वहां पे डिप्यूट होते तो आप क्या करते। ठीक है, तो इस चीज का जो आंसर है वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कर दीजिएगा, और इसमें हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि जो आपका थॉट प्रोसेस है वो इंटरव्यू के लिए भी एक तरीके से तैयार किया जाए। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जितने भी लोगों के आंसर्स में पढ़ूंगा तो उसको रिफॉर्म करने की, अगर उसके अंदर रिफॉर्म की जरूरत होगी, बट आई एम प्रीटी श्योर कि काफी सारे लोग आप में से सही ही आंसर करेंगे, कमेंट सेक्शन के सही चीजें ही लिखेंगे। और देखते हैं, फर्स्ट हमारा ये एक्सपेरिमेंट है, लेट्स सी कैसे जाता है। उसके बाद एवरीडे बेसिस पे मैं आपसे एक ना एक क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यू को लेकर भी पूछा करूंगा, सो दैट आपका थॉट प्रोसेस जो है वो इंटरव्यू के लिए भी तैयार हो सके। सेकंड लेक्चर जो हमारा सेकंड चैनल है उसके अंदर 9 PM पे लेक्चर आने वाला है। इसमें जो हमारा लेक्चर है आज रात को 9 बजे आने वाला है, सो बी रेडी फॉर दिस, क्योंकि 9 बजे हम 10 नए टॉपिक्स जो है रैपिड फायर तौर पर 15 से 20 मिनट के अंदर उसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, करेक्ट आंसर जो है मैक्स ने दिया है, तो मैक्स आप मुझे Prince_Luthra पे टेलीग्राम करके बता दीजिएगा कि आपको जो पीडीएफ चाहिए वो हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में। अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जितना भी आपने स्कोर क्यों ना किया हो, कम से कम ज्यादा से ज्यादा, बट उसे लिखना जरूरी है। और सेकंड अटेम्प्ट करके सेकंड अटेम्प्ट के मार्क्स भी जरूर लिखिएगा। पीडीएफ आपको कल रात को 10 बजे इसकी मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू टुडे ओनली एट 9 PM। हैव अ नाइस डे।